आरबीआई को मिलेगा नया गवर्नर, रघुराम राजन दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, राजन के फैसले का सम्मान, उत्तराधिकारी का जल्द होगा ऐलान। इंडस्ट्री दिग्गज राजन के फैसले से निराश। एचडीएफसी चेयरमैन दीपक पारेख और एमएनएम चेयरमैन आनंद महेंद्रा ने राजन के फैसले को बताया दुखद। एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, राजन ने बैंकों को बनाया भरोसेमंद। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में कमजोरी, डाउ के लिए महीने का सबसे बुरा हफ्ता, लेकिन यूरोप में दिखी शानदार तेजी। एशियाई बाजारों की मजबूत शुरुआत, हालांकि एसजेएक्स निफ्टी में कमजोरी। डॉलर में कमजोरी से क्रूड में लौटी तेजी। नाइमेक्स क्रूड $48 के पार, ब्रेंट क्रूड $50 के करीब। सोने ने भी छुआ $1300 का आंकड़ा। और रियल एस्टेट सेक्टर को मिल सकती है बड़ी राहत। सेबी ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में रीट के 20% निवेश का दिया प्रस्ताव। विदेशी फंड मैनेजर्स के लिए भी नियम होंगे आसान। बाजार के लिए इस साल का शायद सबसे अहमियत वाला हफ्ता, जहां ब्रेक्जिट पर नजरें हैं, लेकिन उससे पहले वीकेंड के बड़े डेवलपमेंट। जी हां, रघुराम राजन अपनी दूसरी पारी नहीं खेलेंगे आरबीआई गवर्नर के तौर पर। बाजार पर, करेंसी मार्केट पर कितना असर होगा और अगर कमजोरी होती है वो कितनी होगी और उस कमजोरी में आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दो खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब और मार्केट एक्सपर्ट अविनाश कुरक्षकर भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। और जुड़ेंगे दिग्गज एक्सपर्ट जो आपको बताएंगे कि रघुराम राजन जी के जाने का असर आज करेंसी मार्केट पर किस तरह से देखने को मिलेगा, शेयर बाजार में किस तरह को देखने को मिलेगा। अनिल से भी हम बताएंगे कि आज आपको भारतीय बाजारों में किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले खबर जो आज बाजार पर असर डालेगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं रेग्जिट यानी रघुराम राजन से आरबीआई के एग्जिट की। आरबीआई को जल्द ही नया गवर्नर मिलेगा। दरअसल रघुराम राजन ने दूसरा टर्म लेने से इनकार कर दिया है। आरबीआई के कर्मचारियों को लिखी चिट्ठी में राजन ने यह कहा है कि 4 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद वो वापस शिक्षा के क्षेत्र में लौट जाएंगे। राजन ने अपनी उपलब्धियों पर संतोष जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे महंगाई पर काबू करने, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में सफल हुए हैं। साथ ही बैंक लाइसेंस की पारदर्शी व्यवस्था में भी वो कामयाब रहे। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ना बन पाना और साथ ही एनपीए की समस्या से पूरी तरह से न निपट पाने पर भी उन्होंने अफसोस जताया। रघुराम राजन के जाने की खबर पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राजन ने अपनी इच्छा जताई है कि वो शिक्षा क्षेत्र में वापस जाना चाहते हैं। सरकार उनके अच्छे काम की सराहना करती है और उनके फैसले की कदर भी करती है, ये उन्होंने ट्वीट के जरिए बताया। रघुराम राजन के दूसरे कार्यकाल न लेने के फैसले पर पॉलिटिकल लीडर्स, इंडस्ट्री और मार्केट से काफी प्रतिक्रियाएं आई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर व्यंग करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी सब कुछ जानते हैं और उन्हें रघुराम जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। साथ ही राहुल गांधी ने बुरे वक्त में भारतीय इकोनॉमी को संभालने के लिए राजन को धन्यवाद भी दिया। वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि राजन के जाने के फैसले से उन्हें काफी निराशा हुई है। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने राजन के इस तरह से जाने को दुखद बताया है। आनंद महिंद्रा ने भी राजन के फैसले पर अपना दुख जाहिर किया है। एसबीआई की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा है कि रघुराम राजन ने आरबीआई की विश्वसनीयता को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वहीं इंडस्ट्री के दूसरे दिग्गज भी इससे निराश हैं। He has done some of the most important things that needed to be done, and now even if we lose a little bit of steam, at least it will have its own momentum to basically carry on for some time. But if the successor does not take advantage of what Rajan has done, and if he or she does not basically seamlessly carry forward the reforms, then we might see in the year ahead some kind of loss of momentum.
he has done a great job, and we wish him very best. I mean, he was one of the visionary. He saw the crisis in 2008 happen long before other people did, and he has had a very deep insight into how the global economy works. And so wish him, I believe that I am particularly excited to see what he will do next. I think the economy is very strong, and India is stronger, so I think things will go on. हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत हानिकारक स्टेप है, और ये जो अब हुआ है, ये जो सरकार कर रही है अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। हमारे मेक इन इंडिया के लिए अगर हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर्स आएं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हों या इंडियन इन्वेस्टर्स हों, तो उनके लिए एक स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेबल इन्फ्लेशन रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट होना बहुत जरूरी है। और रघुराम राजन के होने से लोगों को ये विश्वास है कि इकोनॉमी वेल मैनेज्ड है, खास करके सेंट्रल बैंक के साइड से। यही नहीं, बाजार भी राजन के जाने से दुखी है। जी हां, बाजार के दिग्गजों का मानना है कि रघुराम राजन का दूसरा टर्म लेने से मना करना मार्केट के लिए क्लियरली नेगेटिव होगा। ब्रेग्जिट से पहले रेग्जिट की खबर के बाद आज बाजार के दिग्गज काफी दुखी हैं, और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि 52 अंक नीचे आज शुरुआत हो सकती है। आइए सुनाते हैं कॉर्पोरेट इंडिया क्या कह रहा है, बाजार के दिग्गज क्या कह रहे हैं। We're all worried about Brexit vote this week, but I think now we're going to grapple with Brexit. I think Rajan going on, of course, will not be taken well by the market. In the first reaction, the knee-jerk reaction will obviously be down for the market. It speaks poorly about independence of our financial and regulatory institution, that the RBI governance, such high esteem across the world, is basically being shunted out of the government, even though he's so much resigned himself. So it speaks badly, and I think we're going to, start off with a very tough week. Of course, what will happen is that interest rates will probably come down, so sooner or later the market will probably latch onto that. But I think the first reaction, the first cut from the market will probably be one of deep disappointment. I think it is clearly a modest negative. There's no doubt about it that at least global investors, I think Indian investors are mixed. Indian businessmen are generally, I guess, probably more happy than sad to see the backs of Raghuram Rajan, and I suspect many in the political establishment are happy, but I can tell you that global investors are definitely going to be disappointed, and it will have a modest negative reaction. Market will be a bit disappointed for sure, because market are expecting him to continue. And in fact, he has had a good term of 3 years, and many structural reforms that require a longer time period and continuity. But having said that, I don't really see that there will be a panic reaction to this. Maybe market will look for cues on who is coming in next, and whether there's a person of similar caliber, or who can make sure that the institution is autonomous, and the reform process and the restructuring process for banks, that continues. Then market should be okay. चलिए, तो बाजार के दिग्गज एक सुर में कह रहे हैं कि दिक्कत की बात है गवर्नर राजन का जाना, और दिक्कत की बात थोड़ी देर में समझ में आएगी जब 9 बजे करेंसी मार्केट खुलेगा। वहां ज्यादा प्रेशर आज शायद देखने को मिल सकता है। इक्विटी मार्केट में भी गिरावट के साथ ही कारोबार की शुरुआत होगी। आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि 50 अंक नीचे तो कम से कम आज शुरुआत होगी। बाजार को किस तरह से आज अप्रोच करना चाहिए ये तो मैं आपसे समझूंगा, लेकिन ये बताइए राजन जी का ना बने रहना गवर्नर पद पर ये कितना बड़ा सेंटीमेंट के लिहाज से नेगेटिव है? सेंटीमेंट के लिहाज से बड़ा नेगेटिव है, लेकिन हेमंत इसमें दो बातें ऐसी है जिसकी वजह से सेंटीमेंट कम खराब होगा। पहला तो ये कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के बयान आ रहे थे कई लोगों की तरफ से, उसको देखकर लग रहा था कि शायद राजन को दूसरा टर्म ना मिले। और दूसरा ये कि ये जो फैसला राजन ने सबको बताया वो शनिवार के दिन बताया, तो 2 दिन मिले हैं हर किसी को इस पर चर्चा करने के लिए, चाहे वो फिर आपस में बातचीत में करें, फोन पर करें, व्हाट्सएप पर करें। लोगों ने जिन्हें जैसा रिएक्शन देना था रिएक्शन दे दिया, अब लोग उसे डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े रीजन है जिसकी वजह से एक नीजर्क रिएक्शन नहीं आएगा। सेंटीमेंट खराब होने का एक कारण तो डेफिनेटली बनता है। अब करेंसी मार्केट कितना खराब खुलते हैं ये भारतीय बाजारों की चाल डिसाइड करेंगे, लेकिन ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि अगर राजन बने रहते तो बाजार इसे पसंद करता, बिल्कुल, और अच्छा प्रदर्शन करता। उनके जाने का झटका लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि राजन के जाने का जो कुछ असर होना है वो शुरुआती 1 घंटे में हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो बाजार के लिए ट्रिगर के तौर पर होगी राजन के जाने के बाद वो ये कि नेक्स्ट, बिल्कुल, तो अब बाद में उनका उत्तराधिकारी कौन बनता है, तो वो अगर क्लैरिटी आ जाए सरकार की तरफ से जितना जल्दी आ जाए वो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल, तो अगला जो है गवर्नर कौन बनेगा
इसके ऊपर क्लैरिटी बाजार चाहता है और वित्त मंत्री ने, हमने आपको सुनाया, खुद ही कहा है कि वो जल्द इसके ऊपर क्लैरिटी देंगे। लेकिन बाजार क्या मानकर चल रहा है, कौन बन सकता है अगला गवर्नर? आइए बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, बताइए कौन बनेगा? क्या उर्जित पटेल का नाम सबसे आगे है? देखिए, यहाँ पे कई सारे नामों की चर्चा चल रही है, हालांकि उस पर फैसला जल्द लिया जाएगा। लेकिन अब तक जो सबसे ज्यादा नाम जो चर्चा में है और जिनकी संभावना ज्यादा है, उनमें से 5 नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहला नाम जो सबसे ज्यादा दावेदार दिख रहे हैं मुझे, वह है उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। उनके यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिया गया है, तो माना जा रहा है कि सरकार उनको अगर चुनती है तो ज्यादा सेफ प्ले होगा, क्योंकि पहले से आरबीआई जैसी संस्था में काम कर रहे हैं और सरकार के साथ, और यहाँ तक कि गवर्नर जो अभी मौजूदा गवर्नर, उनके साथ तालमेल अच्छा बैठ चुका है, तो उनको रखने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई ज्यादा आलोचना भी नहीं होगी। दूसरा नाम जो आ रहा है वह अरुंधति भट्टाचार्य का, जो कि एसबीआई की चेयरपर्सन है। इससे पहले उनका नाम सेबी चेयरमैन के तौर पर आया था, लेकिन सेबी चेयरपर्सन वो नहीं बन सकी, तो फिर अब जाकर नाम आ रहा है आरबीआई गवर्नर के तौर पर। तो इस नाम से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बैंक के चेयरपर्सन रहते हुए काफी अच्छा काम किया है। एनपीए के मामले में जो सरकार कदम उठा रही है, उनमें उनकी अहम भूमिका रही है। तीसरा नाम जो आ रहा है वह है सुबीर गोकरण का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंडियन IMF का। इसमें भी इनके नाम की संभावना काफी ज्यादा है, क्योंकि जाने माने अर्थशास्त्री है और आरबीआई में वो अपना काम कर चुके हैं, अनुभव उनका काफी अच्छा खासा है। यूके सिन्हा एक नया नाम आ रहा है, जिस पर चर्चा काफी दिनों से चल रही है। यूके सिन्हा के साथ अच्छी बात यह है कि सेबी के चेयरमैन होते हुए उन्होंने सेबी को एक नए मुकाम तक पहुंचाया है और सरकार के साथ उनका तालमेल काफी अच्छा है, और सेबी के चेयरमैन के तौर पर उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो बाकी बचे कार्यकाल के लिए उनको आरबीआई का गवर्नर बनाया जा सकता है, ये भी एक संभावना है। जहां तक कि 2-3 नाम और आ रहे थे, राकेश मोहन, अशोक लाहिरी जैसे नाम, इन लोगों के साथ दिक्कत ये आ रही है कि इन लोग विजय केलकर का भी नाम आ रहा था। इन लोगों की उम्र इतनी ज्यादा है कि आरबीआई का जो मौजूदा एक्ट है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि इस उम्र में जाकर के उनको गवर्नर बनाया जाए, अन्यथा अगर सरकार उस एक्ट में बदलाव करे, जिसकी संभावना काफी कम दिख रही है। तो मैं सबसे ज्यादा यही कहूंगा कि उर्जित पटेल को लेकर मैं ज्यादा आशान्वित हूं कि शायद उनको बनाया जा सकता है आरबीआई का गवर्नर। लक्ष्मण, शुक्रिया आपका। तो उर्जित पटेल ये अगर गवर्नर बन जाते हैं तो बाजार के लिए एक अच्छी बात होगी, ये मानना सही होगा, क्योंकि जो दूसरे नाम बता रहे हैं लक्ष्मण, अरुंधति भट्टाचार्य, सुबीर गोकरण, यूके सिन्हा, राकेश मोहन, इनमें सबसे बेटर तो लक्ष्मण खुद ही कह रहे हैं कि यही नाम है। देखिए, इस वक्त आरबीआई गवर्नर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? 2 बड़ी चीजें हैं। पहला तो ये कि उन्हें ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी गहरी समझ होनी चाहिए, और दूसरा, जिस तरह से हिंदुस्तान का बैंकिंग सेक्टर इस वक्त है, हमारे बैंकिंग सेक्टर की गहरी समझ होनी चाहिए। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो पहले दोनों नाम उर्जित पटेल और अरुंधति भट्टाचार्य, ये दोनों आते हैं तो बाजार को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा कि राजन साहब निकल गए। हाँ, ये जरूर है कि जितनी एक्सपर्टाइज ग्लोबल मार्केट्स की रघुराम राजन की थी, वैसी तो शायद दूसरी की किसी की शायद ही मिले। लेकिन आप सामने देखिए, अगर अरुंधति भट्टाचार्य आती तो वो हार्डकोर बैंकर है, उनका इतना जबरदस्त बैंकिंग एक्सपीरियंस है कि वो उसकी भरपाई हिंदुस्तान की बैंकिंग सिस्टम के साथ कर सकती है। तो मुझे लगता है अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं नंबर 2 पर ज्यादा बुलिश होऊंगा, अरुंधति भट्टाचार्य। लेकिन अगर उर्जित पटेल या दोनों में से कोई भी आते हैं तो बाजार उसे बहुत पॉजिटिव लेगा। बिल्कुल, चलिए, तो ये 2 नाम है, उर्जित पटेल, अरुंधति भट्टाचार्य, जिनको अगर जो गवर्नर बनते हैं अगले, तो बाजार काफी उत्साहित होगा। लेकिन वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे और अनिल जी की राय भी सामने हाजिर करेंगे कि आज निफ्टी को आपको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। ये तो गिरावट बढ़ती जा रही है। 7 बजे के आसपास मैं देख रहा था एसजीएक्स निफ्टी 40 अंक नीचे था और अब आप देखिए 60 अंक नीचे है। गैप डाउन ओपनिंग तो होगी, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग में क्या आपको खरीदारी करनी चाहिए या फिर उछाल में बिकवाली, इस सब पर बात होगी। ब्रेक के उस पार हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो चुके हैं। संदीप वागले साहब हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही अविनाश कुरक्षकर जी भी बने हुए हैं। दोनों से पूछेंगे बाजार पर उनकी राय। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हम चर्चा कर रहे हैं आज भारतीय बाजारों की शुरुआत कैसे होगी, आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है। और आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी संकेत यही दे रहा है कि आज एक दबावदार शुरुआत होगी। 60 अंक नीचे, ये बताइए यहीं पर खुल जाए तो खरीदारी करेंगे या फिर इंतजार करेंगे ऊपर आने का और बेचेंगे? क्या रणनीति होनी चाहिए आज? ये कहने के लिए मैं इंतजार 2 चीजों का करूंगा कि 9 बजे भारतीय बाजारों के खुलने के वक्त करेंसी मार्केट में कितनी कमजोरी होती, पहला, और दूसरा, क्या एशियाई बाजार अपनी उतनी मजबूती को बरकरार रख पाते हैं। 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा कहने से हिचक रहा हूं। नहीं तो जनरली मैं ये कह देता हूं कि इतनी गैप डाउन ओपनिंग या गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि करेंसी मार्केट को मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और करेंसी मार्केट बाजार की दिशा तय करेगा। तो इसलिए मैं देखना चाहूंगा रुपया कितना कमजोर खुलता है, क्या कुछ अहम लेवल तोड़ता है और उससे पैनिक होता है, तो फिर शायद हम इतना गैप से खुलने के बाद और गिर सकते हैं। लेकिन जहां तक आज की रणनीति का सवाल है, 2-3 चीजें। पहला तो ये कि जोर से बहुत नीचे खुल जाए बाजार तो वो मौका खरीदारी करने का है,
वो मौका शॉर्ट कवरिंग करने का है। फर्ज करें कि रघुराम राजन का एग्जिट नहीं हुआ होता तो आज मंदी करने वाले ट्रेडर्स सुबह 8,200 के ऊपर निफ्टी को देखते और उन्हें जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ती। तो आज राजन साहब उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि आप निकल जाइए, तो निकल जाना चाहिए अगर मंदी की पोजीशन है तो। पहली बात। दूसरी बात है कि उतार चढ़ाव अब भी रहेगा। ये ना सोचे कि ग्लोबल मार्केट्स आज मजबूत हो गए, इसका मतलब ब्रेक्जिट को लेकर सारी चिंताएं खत्म हो चुकी है। दिन के बाद यूरोप किस तरह से खुलते हैं उस पर नजर रखें। तो ऐसे में ब्रेक्जिट को लेकर चिंताएं फिर से शुरुआत के आधे एक घंटे के बाद हमें वही देखना है। राजन साहब का असर जो होना है पहले घंटे में हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद आपको ब्रिटेन पर, यूरोप पर नजर रखनी है। तीसरी बात यह कि एक संकेत साफ है, 8,100 के नीचे लगातार खरीदारी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, 8,200 के ऊपर लगातार बिकवाली और शॉर्ट पोजीशन बन रहे हैं। तो उस ट्रेंड में अभी तक बदलाव के संकेत नहीं है, बाजार को वैसे ही ट्रेड करना है। तो दो ट्रेड है। पहला, निफ्टी बेचे 8,200 के स्टॉप लॉस के साथ, 8,075, 8,050 वो लक्ष्य जहां पर कवर कर लेना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि बहुत गैप से खुल जाएं 8,100 के नीचे, प्रेफरेबली 8,075 के आसपास आप खरीदें, 8,050 पर स्टॉप लॉस लगा लीजिए। छोटा 8,100, 8,125, 50-75 पॉइंट के लिए ये ट्रेड बन सकता है। बैंक निफ्टी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बैंक निफ्टी पर 17,900 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करना चाहिए 17,500 के लक्ष्य के लिए। और दूसरा ये कि बैंक निफ्टी अगर ज्यादा गैप से खुल जाए, क्योंकि ज्यादा इफेक्ट है शायद बैंकों पर आना चाहिए, लेकिन समाउ मैं ये मान रहा हूं कि शायद ये सरकारी बैंकों के लिए राजन साहब का जाना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि उनकी हालत उन्हीं की कार्यकाल में बुरी हुई है। बिल्कुल, तो सरकारी बैंक शायद आपको रिकवरी के संकेत दें। प्राइवेट बैंक खराब हो सकते हैं, तो ऐसे में आप निचले स्तरों पर 17,500 के आसपास बैंक निफ्टी खरीदें 17,300 के स्टॉप लॉस के साथ। 17,700-800 आपको फिर से ऊपर मिल सकता है। नेगेटिव कहां है सेक्टर्स? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर आज दबाव में रह सकते हैं, प्राइवेट बैंक दबाव में रह सकते हैं। निचले स्तरों पर मैं सरकारी बैंक खरीदना चाहता हूं। ऑयल एंड गैस, ऑटो शेयरों में थोड़ी खरीदारी हो सकती है। चलिए अनिल, राजन जी ने जब से कार्यकाल संभाला है तब से सरप्राइजेज ही दिए हैं, और जाते जाते भी देखिए कितना बड़ा सरप्राइज वो भी वीकेंड पर आते हुए नजर आया। चलिए पूछते हैं आज हमारे एक्सपर्ट्स निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं। संदीप बागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे आज आप निफ्टी को? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। आई थिंक मैं फ्राइडे से हल्का सा बेरिश था, लेकिन ऊपर के लेवल पे अनिल जी ने जो 8200, 8220 वो जो लेवल कही, वहां पर अगर किसी ने बेचा है तो ठीक है। आज अगर 60 पॉइंट नीचे खुलता है, बेचने का मतलब नहीं है, मे बी अ लिटिल लेट। और एक 100 पॉइंट का डाउन साइड मुझे लगता है, जो कि 8075, 8050, वहां पर वापस बाइंग आनी चाहिए। तो अभी भी मैं समझता हूं हम एक सीमित दायरे में, जो कि 8050 ऑन द डाउन साइड, वहां से वापस बाइंग आएगा। ऊपर में 8200 नहीं टूटेगा, तो ये 150 पॉइंट के रेंज में दोनों साइड मूव्स हम प्ले कर सकते हैं। चलिए, दोनों तरफ आपके लिए होंगे ट्रेडिंग के मौके। लेकिन अविनाश, आप कैसे देख रहे हैं बाजार को? कितना असर राजन साहब का होगा और आपकी क्या रणनीति है ऐसे मार्केट में? फिर अनिल जी, मुझे तो लग रहा है कि काफी बड़ा नेगेटिव सरप्राइज है, क्योंकि पहले भी जब आरबीआई की पॉलिसी अनाउंस की थी तभी इन्होंने इनडायरेक्टली कहा था कि मैं सही वक्त पे बताऊंगा कि कब क्या होगा। लेकिन जिस प्रकार का उनका एक्शंस थे और जिस प्रकार का एफआईएस का उनका लगाव था, मुझे लग रहा है कि शायद जब तक कोई नया गवर्नर इमीडिएटली गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करता तब तक अनसर्टेनिटी रहेगी। और मुझे लग रहा है यही कारण है कि मार्केट्स में करेंसी को लेकर शायद थोड़ा सा आज एक धक्का भी देखने को मिलेगा। तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच। 8050 जो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहां पे सेटल तो होगा, बट अगर समझो 8-10 दिन के बाद या मे बी महीने तक अगर आरबीआई गवर्नर का नाम नहीं आता, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और कॉशियस और थोड़ा वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। तो आपको लगता है कि नया लाइफ लो भी करेंसी में लग सकता है क्या? 68-80 तोड़कर 70 के आसपास जा सकता है रुपया? नहीं, मेरे ख्याल से अगर ब्रेक्सिट का भी अगर इवेंट नेगेटिव होता है तो मेरे ख्याल से उसका भी इम्पैक्ट रूपी पे आएगा, क्योंकि पाउंड वीक होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली इमर्जिंग मार्केट्स में करेंसीज वीक होंगे। तो ये मुझे लग रहा है गवर्नमेंट भी चाहेगी कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, ब्रेक्सिट के पहले कोई इमीडिएटली डिसीजन आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो यानी कि टाइमिंग बड़ी इश्यू थी। और हेमंत, यही चीज दिख रही है कि अगर यही राजन साहब के एग्जिट की टाइमिंग ये सैटरडे न होकर अगले सैटरडे होती, बिल्कुल जब आपके सामने से ब्रेक्जिट निकल जाता, क्योंकि शुक्रवार को हमें पता चल जाएगा ब्रेक्जिट में क्या कुछ होना है, ब्रिटेन रहेगा या निकलेगा, तो उसके बाद शायद भारतीय बाजारों के लिए उस झटके को पचाना और ज्यादा आसान टाइम उन्होंने चूज किया। उनको लग रहा था कि शायद ये वाला बेटर टाइम में। बहरहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। और सबसे पहला स्टॉक है गेमन इंडिया का, जहां पर आज आप नजर रखें। नतीजे दिए हैं कंपनी ने 73 करोड़ के घाटे के सामने मुनाफे में आई है 53 करोड़ की, लेकिन आय का आंकड़ा 1019 करोड़ से बढ़कर 1115 करोड़ का, 100 करोड़ से ज्यादा
अदर इनकम है, वन टाइम इनकम है, तो इसलिए ये न सोचे कि पूरी तरह से कंपनी टर्न अराउंड हो गई और मुनाफा कमाने लगी, तो सावधान रहे, लेकिन हाँ, नतीजे बुरे नहीं। HCL इन्फोसिस्टम्स के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ब्लैकबेरी के साथ ये टाई अप कर रहे हैं भारत में कारोबार के लिए, तो ये एक सेंटीमेंट के लिहाज से पॉजिटिव माना जाएगा। इस शेयर पर आपकी नजर होगी। रोल्टा इंडिया लगातार बुरी खबरों से जूझता और आज भी खबरें यही है कि बड़े पेमेंट इन्हें आने थे अपने देनदारों से, वो मिलने में देरी हुई, इसके चलते इनकी वर्किंग कैपिटल में मिसमैनेजमेंट होता हुआ दिख रहा है। समय से ये अपने भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ECB और बॉन्ड इंटरेस्ट का जो पेमेंट इन्हें पिछले महीने करना था नहीं कर पाए। 1 महीने की मियाद है जो मेरे ख्याल से 16 जून के आसपास खत्म होनी थी। ये अब देखना है कि आगे किस तरह का रोल्टा इंडिया पेमेंट का शेड्यूल पेश करता है, लेकिन फिलहाल मुश्किल है रोल्टा इंडिया। टाटा केमिकल्स पर नजर रखिए। एक DAP का प्लांट है वेस्ट बंगाल हल्दिया में, उसको इन्होंने टेम्परेरी बंद किया है। आपको सबको पता है कि DAP की कीमतें जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटी हैं, $440 से घटकर ये $340-350 पर आ गई हैं, इसको देखते हुए इन्होंने इस प्लांट को कुछ समय के लिए बंद किया। हालांकि इनके गोदामों में जो माल पड़ा है उससे मांग की आपूर्ति ये करेंगे। इरोस इंटरनेशनल, इस कंपनी ने जी नेटवर्क के साथ करार किया है टेलीविजन लाइसेंस डील के लिए, तो इरोस इंटरनेशनल पर रखें नजर। चलिए अब फोकस उन तमाम शेयरों पर जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। कमजोर शुरुआत होगी, ये तो SGX निफ्टी बता रहा है, 55 अंक नीचे। एशियाई बाजारों की मजबूती के विपरीत राजन इफेक्ट दिखेगा शुरुआती कारोबार में, लेकिन वहां पर क्या किया जाए? सबसे पहले अगर गिरावट में कहीं खरीदारी के मौके देखने तो वागले साहब पहले तो ये बताएं, कोई ऐसा सरकारी बैंक जो आपको लगता है कि खरीदने का मौका देगा आज की कमजोरी में? मैं तो वही जानना चाहता हूं। अनिल जी, सारे सरकारी बैंक्स पॉजिटिव है और नीचे खुलते हैं। अभी बैंक ऑफ इंडिया है, कैन बैंक है, यूनियन बैंक है, सारों के पैटर्न ट्रेडिंग के हिसाब से अनदर 5 to 7 to 8% अपसाइड दिखाते हैं। तो ये अगर अपने को 2-3-4% नीचे मिलते हैं तो मैं समझता हूँ ये लेने की ये होनी चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बट फॉर अ लिमिटेड अपसाइड। ऐसा ना कहे कि यहाँ से 30-40% हो, इतना लंबा मूव नहीं लगता है। हल्का सा ट्रेडिंग मूव अपसाइड पॉजिटिव व्यू अभी भी है। राजन साहब ने जब से आए कार्यकाल संभाला तब से करीब 150 बेसिस पॉइंट का उन्होंने रेट कट दिया है। बाजार की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, सरकार की एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा थी। ये बताइए, अब वो जा रहे हैं क्योंकि नए गवर्नर जो आएंगे, बाजार मानकर चलेगा शायद ज्यादा एग्रेसिवली रेट काटते हुए दिखें। कोई रेट सेंसिटिव आपको स्टॉक पसंद है जहां पर आज आप तेजी करना चाहेंगे, या आपको लगता है इस तक में कोई दम नहीं है, बैंक निफ्टी में आज गिरावट ही देखने को मिलेगी? कैसे अप्रोच करेंगे? नहीं हेमंत, आज का दिन शायद गिरावट का हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी अपॉइंटमेंट हो जाएगा, मेरे ख्याल से मार्केट्स इस बात को पचा लेगी कि नया गवर्नर आया, नई पॉलिसीज आएंगी और रेट कट डेफिनेटली पॉसिबल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगस्त की पॉलिसी में तो डेफिनेटली लग रहा है कि रेट कट हो सकता है। आई थिंक क्लियरली PSU बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो शायद अच्छा लगे क्योंकि ये फ्रंटलाइन PSU बैंक्स में है। और क्लियरली अगर हम गवर्नर के इश्यू से थोड़ा बाहर निकले तो मानसून की शुरुआत भी अच्छी हुई है, तो मुझे लग रहा है FMCG सेक्टर में भी थोड़ी बहुत हरियाली आज देखने को मिलेगी। डाबर, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं समझता हूं कि यहां पे भी थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है और गिरावट में जरूर इन्वेस्टर्स को मौका लेना चाहिए क्योंकि ब्रेक्सिट और RBI का ये इवेंट अभी हफ्ते में खत्म होने के बाद आपको शायद ऑब्वियसली मार्केट्स विल फोकस ऑन लोकल फैक्टर्स जो आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेंगे। जनरली जब इस तरह की अनिश्चितता वाला बाजार होता है और पिछले कुछ दिनों में जो इवेंट्स हुए हैं, पी नोट्स को लेकर इवेंट्स, बाजार ने काफी मैच्योर रिएक्शन दिखाया है। आपको क्या लगता है, पी नोट्स वाला जो इवेंट का जो ट्रेडिंग का डे था वैसा आज का दिन हो सकता है? शुरुआत थोड़ी कमजोर हो, उसके बाद रिकवरी हो जाए? नहीं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। शुरुआत कमजोर होने के बाद मेरे ख्याल से आधा घंटा बस या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, उसमें आपको जो बॉटम बनाना है आप बना देंगे एक बार। उसके बाद आप मजबूती दिखाएंगे एशिया की तर्ज पर, लेकिन अल्टीमेटली सेकंड हाफ ज्यादा अहम होगा यूरोप की ओपनिंग। अगर यूरोप ठीक ठाक खुल जाता है शुक्रवार की तेजी के बाद, तब तो आप मजबूती बरकरार रख पाएंगे, नहीं तो अदरवाइज वही ट्रेड होगा। 8100 के नीचे खरीदो, 8200 के ऊपर बेचो, तो वो वापस फिर से हो जाएगा। ये बात सही है कि बाजार का मैच्योरिटी लेवल बहुत बढ़ता हुआ दिख रहा है और ऐसे में जो लोग वीकेंड पर सारी चर्चाएं कर रहे थे कि बड़ा पैनिक हो जाएगा, ₹70 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, वो बड़े डिसअपॉइंट होंगे। वैसा कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल। चलिए, और इस समय आप नजर रखिए SGX निफ्टी पर जो 60 अंक नीचे है, और नजर रखिए एशियाई बाजारों पर जो मजबूत है। पिछला हफ्ता भारतीय बाजारों के लिए काफी अच्छा हफ्ता रहा था, दुनिया भर के बाजारों को हमने आउट परफॉर्म किया था। और एक सेक्टर जो अच्छा प्रदर्शन शुक्रवार को दिखा रहा था, बागले साहब, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, वो है रियल एस्टेट पैक,
जिस तरह से सेबी की बोर्ड बैठक से पहले हमने देखा तेजी की पोजीशंस बनी, बोर्ड बैठक का आउटकम आया रीट्स को लेकर। हम आपको बता दें कि सरकार ने माफ कीजिएगा, सेबी ने एक डिस्कशन पेपर जारी किया है। ये बताइए कि क्या ये तेजी आज और बढ़ सकती है, या फिर आपको लगता है कि क्योंकि मूड थोड़ा सा कमजोर है, ये शेयर कमजोरी के साथ खुलेंगे? कैसे अप्रोच करेंगे आप इस पैक को? हेमंत, मैं ये स्पेस में बुलिश हूँ। आपने HDIL मुझे याद है बताया था, आज भी शायद पे क्या आज भी 7% ऊपर था ये शुक्रवार को। सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर। आपकी मेमोरी को दाद देनी पड़ेगी। वैसे मैं HDIL पे 92 से बुलिश हूँ, पैटर्न सजेस्ट करता है। और आज के दिन में भी अगर नीचे में मिलता है 1-2-3% सेंटीमेंट के लिहाज से, तो आई थिंक हमको लेना चाहिए। ये 108-109 तक जा सकता है, यहाँ से भी 8-10% ऊपर जा सकता है। और ये स्पेस मुझे लगता है आज के दिन में इतना नहीं गिरेगा, नीचे में बाइंग आएगी। अविनाश, लोग बड़ी दबी जबान में बातें करते हैं कि जिन जिन सेक्टर्स को बड़ा प्रेशर देखने को मिला था राजन साहब की वजह से, वो उछलेंगे। उसमें से एक तो रियल एस्टेट है, जिनके लिए उन्होंने नियम बड़े कड़े किए। और आपको तो पता ही है कि बैंकों ने रियल एस्टेट को किसी भी तरह का लोन देना ही बंद कर दिया, तो उनके लिए तो पैसे का फ्लो पूरा खत्म हो गया। दूसरा, ऐसी कंपनियां जहां पर भारी भरकम कर्जे, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद जितने एनपीएस आने थे वो आ गए, अब बाहर नहीं आएंगे। जो बच गए वो बच गए, अब राहत मिलेगी। और तीसरा, सरकारी बैंक है, जहां उन्होंने जबरदस्त सर्जरी की ये सारे बाहर लाने को लेकर, शायद अब उतने बुरे दिन इनके लिए न रहे। तो इनमें से आपको क्या लगता है कौन से शेयरों में आप खरीदारी करेंगे? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली रियल एस्टेट और जो लॉस मेकिंग कंपनीज है, डेट लीडिंग कंपनीज को छोड़ के मैं पीएसयू बैंकों पे देखूंगा, क्योंकि क्लियरली जितना नुकसान और जितना राइट ऑफ होना था, काफी सिग्निफिकेंटली 2-3 क्वार्टर से ये सर्जरी हुई है, काफी बड़े लॉसेज इन बैंकों ने रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, इवन PNB, मैं समझता हूँ कि यहाँ से डेफिनेटली डाउनसाइड का कैप लग रही है। और जिस प्रकार का आगे का मैक्रो रिकवरी अगर आता है, होपफुली अगर मानसून अच्छा आता है, तो लोन बुक, क्रेडिट डिसबर्समेंट भी अच्छी होगी। तो मैं पीएसयू बैंकों पे ज्यादा पॉजिटिव रहूंगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तो ऑलरेडी एक बड़ा एफिशिएंसी का पैरामीटर ऑलरेडी दिखता है। तो जहां पे इनएफिशिएंसी है, वहां पे शायद बीटा सबसे ज्यादा हो। ऑलराइट, चलिए, तो पीएसयू बैंक्स पर बुलिश है हमारे एक्सपर्ट। ये पॉकेट आज आउट परफॉर्म कर सकती है, इस पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और पिछला हफ्ता भी देखिए पीएसयू बैंक्स के लिए क्या जबरदस्त हफ्ता रहा था। लेकिन रुपए की तो कमजोरी होगी अनिल, ये बात तो कम से कम समझ में आ ही रही है। आज शुरुआत में रुपए की कमजोरी का फायदा जनरली बाजार मानकर चलता है आईटी फार्मा सेक्टर को देखने को मिलता है। कोई आईटी स्टॉक, कोई फार्मा स्टॉक जो आपको पसंद हो चार्ट पर? हमने देखा था कि शुक्रवार को इन्फोसिस और टीसीएस की एजीएम भी हुई थी, वहां से भी काफी सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं। क्या आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर? हेमंत, इनफैक्ट कैडिला में मैं सेल दे रहा हूं। अच्छा। लेकिन हमको फार्मा में स्टॉक स्पेसिफिक प्ले करना पड़ेगा। आईटी में हल्की सी मोमेंटम है, बट मुझे ऐसा कोई स्टॉक, टीसीएस में मेरा बाय है, तो आई थिंक ये टाइम पे हम स्टॉक स्पेसिफिक जाए तो बेटर होगा। लेकिन टीसीएस में बाय है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आईटी स्टॉक आप ले लें। ओके, तो टीसीएस के लिए क्या टारगेट्स होंगे आज के लिए? मेरा स्टॉप लॉस होगा 2576 और मेरा टारगेट होगा 2662। अच्छा, तो अभी लगे हाथ आप ये दोनों आपके शॉर्ट भी बता दीजिए। एक तो आपने कैडिला का, और दूसरा आपने एफएमसीजी स्टॉक ब्रिटानिया चुना, जबकि एफएमसीजी में तो खरीदारी करना चाहा। अविनाश जी के घर तो बारिश हो गई, आपकी यहाँ नहीं की? शायद कल हो जाएगी, तब तक हम मन भी करेंगे। मेरा कैडिला में पहले मैं लेवल्स दूंगा, स्टॉप लॉस होगा 317, टारगेट 304। और ब्रिटानिया में ब्रेकडाउन जो हमको देखने को मिला है, उसका भी आज या कल में थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव व्यू बनता है। स्टॉप लॉस होगा 2674, टारगेट होगा 2570। तो ब्रिटानिया और कैडिला बेचें, टीसीएस में खरीदारी करने की राय आ रही है। नश, अगर आपको एक ट्रेड लेना हो आज के बाजार में, कहते हैं गिरावट एक बहुत अच्छा मौका देती है खरीदारी करने के लिए, कोई स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए आपको पसंद है जहां आप खरीदारी करना चाहेंगे? नहीं, जैसे मैंने कहा कि एफएमसीजी में जिस प्रकार का नेगेटिव बायस आया था पतंजलि के न्यूज फ्लो के बाद, मैं समझता हूं कि मैरिको का जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी स्ट्रांग है। वॉल्यूम ग्रोथ भी प्रीवियस क्वार्टर में ऑलमोस्ट 10% के ऊपर था। मैं समझता हूं कि अगर मानसून अच्छी आती है और वॉल्यूम ग्रोथ कंटिन्यू होता है, तो ये स्टॉक में डेफिनेटली एक अच्छी अपसाइड आएगी। आई मीन स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसमें डेफिनेटली अच्छी री-रेटिंग के लिए स्कोप है। ओके, तो ये राय है इन तमाम शेयरों पर। चलिए, एक और स्पेस जो मजबूत रह सकती है, क्योंकि क्रूड फिर से $50 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, ऑयल एंड गैस शेयर। चार्ट पर क्या मजबूत है, खासतौर से अपस्ट्रीम कंपनी में? अगर आपको कोई पसंद है संदीप तो बताएं।
अनिल जी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम नॉर्मली एक साथ ही मूव होते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तो मैं शॉर्ट पूछने वाला था आपसे कि कहीं ओएमसी गिर तो नहीं जाए, क्योंकि देखिए एक तो क्रूड मजबूत है, रुपया तो कमजोर होना है, तो मुझे तो इनमें तो आप शॉर्ट बताइए, अगर कोई आपको शॉर्ट समझ में आता है खरीदेंगे तो नहीं हम। यहाँ पर मैं आपसे डिफर करूंगा, मुझे अभी भी लॉन्ग का व्यू बैठता है, अभी भी यहाँ से भी 8-10% का अपसाइड ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से बनता है 2-3 हफ्ते के व्यू से, तो शॉर्ट करना बिल्कुल नहीं बनता है। तो एकदम जोर से नीचे खुले तो ओएमसी में क्या खरीदना चाहिए फिर? आज के दिन पे मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम नियर 900 अगर मिलता है, 921 का बंद है, राइट, तो 900, 905 में मैं एक 7-8 रुपए की रिस्क लेके आई विल प्ले फॉर अ 30 रुपीज अपसाइड टारगेट। और रिलायंस कैन कुछ खरीदेंगे? कौन सा? रिलायंस या कैन इंडिया? रिलायंस या केन इंडिया में से आई विल प्रिफर रिलायंस। रिलायंस एक्चुअली 950, 960 का एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो बड़ी मूव आएगी जब 990 ब्रेक करेगा तो 1030, 1040 का व्यू बैठेगा, लेकिन वो 990 ब्रेक होने के बाद ही लेने में ज्यादा मजा आएगा, मोमेंटम उसी के साथ होगा। इसके अलावा एक और स्टॉक जो काफी फोकस में था शुक्रवार को, अविनाश और राय आपकी जानना चाहता हूं मैक्स इंडिया पर। हमने देखा एक अच्छी रैली यहां पर देखने को मिली एचडीएफसी लाइफ और मैक्स लाइफ के विलय की खबरों के चलते, लेकिन आप देखिए अगर उसका चार्ट तो ऊपरी स्तरों से ये थोड़ा सा फिसला है, हालांकि 11-10.5% मजबूती के साथ जाकर बंद हुआ। मर्जर रेशियो का इंतजार था जो निकलकर आया नहीं, शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी बाजार बंद होने के बाद। ये बताइए ये शेयर आज किस तरह से प्रदर्शन दिखा सकता है, क्या व्यू रखते हैं आप इस पर? हेमंत, मुझे लग रहा है कि स्टैंड अलोन बिजनेस पे डेफिनेटली जो रिस्क रिवॉर्ड था वो ज्यादा अच्छा था। जब भी कोई मर्जर होता है तभी एक सस्पेंस ऐसा आता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या रहेगा, और मुझे लग रहा है कि अभी मैनेजमेंट ने कहा कि वो 60 दिन के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, स्वैप रेशियो अनाउंस करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम रहे, लेकिन मार्केट्स में अगर कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि ये रेशियो मैक्स के शेयर होल्डर्स को थोड़ा नेगेटिव आए और एचडीएफसी लाइफ के शेयर होल्डर्स को ज्यादा आए, तो मेरे ख्याल से मैक्स के शेयर होल्डर्स को शायद दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल मर्जर में हमने देखा है कि बोथ पार्टीज को डेफिनेटली बेनिफिट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई शेयर होल्डर्स को डेफिनेटली गिव इन करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड करे, बट फ्रेश बाइंग डेफिनेटली स्वैप रेशियो के बाद ही मेरे ख्याल से करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए तो स्वैप रेशियो आ जाए तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी, तब ज्यादा आप सही से इन शेयरों पर कॉल ले सकेंगे, लेकिन ट्रेडर्स ने यहां पर जमकर तेजी की पोजीशन शुक्रवार को बनाई थी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी फोकस रहेगा रघुराम राजन जी पर ही। जी हाँ, एफआई ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट्स क्या आई हैं रघुराम राजन पर, ये सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम बना रहे हैं आज बाजार में आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। संदीप वागले साहब, अविनाश गोरक्षकर जी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही, अब हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा भी जुड़ चुके हैं। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। बताइए आज एसजीएस निफ्टी तो संकेत दे रहा है कि एक कमजोर शुरुआत होगी, आप नीचे खुलता है तो क्या ट्रेड लेना चाहेंगे निफ्टी पर आज? गुड मॉर्निंग। देखिए अगर मैं सिर्फ आंकड़ों की बात करूं और या डेटा की बात करूं तो इतना बहुत ज्यादा अग्रेसिवली मुझे शॉर्ट्स नहीं दिखे, ना मुझे बहुत ज्यादा लॉन्ग्स दिख रहे हैं। रेंज बाउंड ट्रेड है तो 8170 के करीब जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप सेल कर सकते हैं। नीचे में 8060, 8070 वो लेवल से जहां पे निफ्टी ने 2-3 बार सपोर्ट लिया है, बाउंस किया है, तो अगर 8070 के आसपास अगर निफ्टी आती है, 50-60 पॉइंट्स का ऑलरेडी गैप डाउन ओपनिंग की संभावना है, तो अगर 8060 के करीब आ रहा है तो आप 8040 के स्टॉप लॉस से 20-30 रुपए के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। 8150, 8170 आपके इसमें लक्ष्य होंगे। जब तक एक ये 8000 के नीचे या 8300 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा, ये रेंज में ही ट्रेड होगा, और उसका भी रेंज का दायरा और कम हो चुका है, जो है 8070 और 8170। तो मेरे हिसाब से ये रेंज थोड़े दिन प्ले कीजिए, वो बेहतर होगा। आज के लिए वन डे ट्रेड हो सकता है ये। ओके, और बैंक निफ्टी पर फिर क्या ट्रेड होगा? क्या अगर खरीदारी करनी हो तो कौन सा लेवल सही है और क्या टारगेट्स है? देखिए मेरे हिसाब से उसमें बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो काफी एक हाई बीटा होने के बावजूद में बहुत नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ये 17,450, 17,500 के करीब अगर आती है तो मैं इसमें बाय करने की सलाह दूंगा। मैं इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि अगर निफ्टी 60-70 पॉइंट नीचे आएगी तो ये भी 200 पॉइंट नीचे आ सकता है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। 17,300 स्टॉप लॉस होगा, 17,850, 17,900 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 18,000 अभी भी बहुत महत्वपूर्ण लेवल, काफी राइटिंग ऑप्शन हो चुकी है उस स्ट्राइक वगैरह पे, तो जब तक वो क्रॉस नहीं होगा एक प्रेशर बना रहेगा इसमें।
ऑलराइट, चलिए, तो ये तो गौरव बिस्सा की राय रही निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर। कुछ ही देर में समित चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे वो आज भारतीय बाजारों को किस तरह से अप्रोच करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट खबर और सबसे महत्वपूर्ण खबर तो दरअसल राजन जी के ये कहना कि वो गवर्नर पद पर नहीं बने रहेंगे और अब वो अपनी एजुकेशन को परसू करने के लिए आगे जाएंगे। लेकिन आप देखिए सिटी क्या कह रहा है। सिटी कह रहा है कि ये जो फैसला उन्होंने लिया है इससे बाजार को आज थोड़ा झटका लग सकता है। नया गवर्नर कौन होगा, क्या नाम होगा, वो उसके ऊपर बाजार की नजर रहने वाली है और जो नया गवर्नर आएंगे वो उनकी ही पॉलिसी को आगे बढ़ाते हैं, इसके ऊपर नजर रहेगी। और सिटी मानकर चल रहा है कि कुछ ही बदलाव होंगे, बाकी जो उन्होंने मोटा मोटी फ्रेमवर्क बनाकर रखा हुआ है उसी को नए गवर्नर आकर आगे बढ़ाएंगे। सुधारों के ऊपर फोकस रहेगा अब बाजार का। ओके, साथ ही सीएलएसए की भी रिपोर्ट आई और उन्होंने राजन के निकलने के फैसले पर चिंता जताई है। उनका यह कहना है कि शॉर्ट टर्म में बाजार के लिए झटका लग सकता है। दो बड़ी चिंताएं बाजार के लिए अब होगी, एक तो ब्रेक्जिट की और दूसरा एनआरआई डिपॉजिट जो मैच्योर होने वाले हैं। राजन रहते तो इसे ज्यादा अच्छे तरीके से वो हैंडल कर सकते थे, लेकिन अब बाजार पर अगर उनकी राय देखी जाए सीएलएसए की तो उनका ये कहना है कि बाजार के मौजूदा लेवल फंडामेंटल्स के मुताबिक नहीं है और ग्रोथ वाली पॉलिसी अगर आए बाजार के लिए आगे चलते हुए तो वो अच्छा होगा। चलिए, और अब हमारे साथ एक और एक्सपर्ट चर्चा में शामिल हो चुके हैं। समित चौहान जी से पूछते हैं कि वो आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे। हाय सर, गुड मॉर्निंग। बताइए, बड़ा कंफ्यूजन का माहौल है, सब कह रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं आज बाजार को? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, 3 वीक पहले जो एक 7700 के लेवल से एक तेजी आई थी, उसके बाद हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है और 8000 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी बन चुका था वो निफ्टी ने कन्विंसिंगली ब्रेक किया था। तो उसके बाद मेरे ख्याल से ट्रेंड तो चेंज हो गया, एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और लास्ट 2-2.5 वीक से हमने कोई भी शॉर्ट साइड पे ऐसे मेजर पोजीशन नहीं ली है इंडेक्स में। पॉजिटिव स्टांस मेंटेन रहेगा। इनफैक्ट अगर हम गैप डाउन होते हैं तो मेरे ख्याल से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहेगा। 8060 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, तो उसका एक स्टॉप लॉस लेके बाय पोजीशन ले जा सकती है। सिंस थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, 8060 एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मानना चाहिए। और ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 8220 से लेके 8250 के लेवल्स एक बार रीटेस्ट हो। इन केस अगर आज 8060 का लेवल भी ब्रेक होता है तो यहाँ से हम डाउनसाइड काफी लिमिटेड देख रहे हैं। 807950 का काफी अच्छा सपोर्ट होगा। तो जैसे हम 2-2.5 वीक से कंटिन्यूसली हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस करते आए कि शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, वो व्यू हमारा मेंटेन रहेगा अगर 8060 आज ब्रीच भी होता है तो। ओके, ये है राय इस वक्त निफ्टी पर समित की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ बेहतरीन पिक्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट से जो समित के पास भी है और गौरव के पास भी। जानेंगे कौन से स्टॉक लॉन्ग करें या शॉर्ट, इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप वागले साहब, अविनाश गुरश्कर जी, समित चौहान और गौरव बिस्सा। और अब ये जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की टॉप पिक्स आज के बाजार को देखते हुए क्या है। गौरव बताइए, कैसे अप्रोच करेंगे, कौन से स्टॉक्स आपने चुने आज के लिए? देखिए, पहले मैं रिकमेंडेशन दूंगा टाइटन फ्यूचर्स बाय करने के लिए। इसमें अच्छे खासे लॉन्ग्स बने हैं, ब्रेकआउट हो चुका है। अगर ऑप्शंस के आप देखेंगे तो मैंने काफी लंबे अरसे के बाद में एक पर्टिकुलर स्ट्राइक ऑप्शन में इतने अच्छी वॉल्यूम्स, इतनी अच्छी बाइंग देखी है। 380 कॉल ऑप्शन में आप देखेंगे तो कुछ 10-11 शायद 12 लाख के करीब की वॉल्यूम्स हो रही थी, तो काफी एक अच्छा संकेत है कि अगर 375 सस्टेन करता तो शायद 390-395 3 या 4 दिनों में आने की संभावना उसकी काफी बढ़ जाती है। ट्रेडिंग टारगेट्स क्योंकि मार्केट काफी वोलेटाइल हो सकता है थर्सडे तक, तो 371 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के 385 के छोटे से ट्रेडिंग टारगेट के लिए बाय करने की सलाह दूंगा। मारुति में सेल की सलाह दूंगा मैं। 405 के स्टॉप लॉस से आप सेल कर सकते हैं और टारगेट इसमें होगा जो है 4050 का। इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी अग्रेसिव शॉर्ट्स वाला बनते जा रहे हैं। सेल ऑन राइज कैनेडा अभी भी है, जब तक ये 4200 सस्टेन नहीं करता है इसमें शॉर्ट्स की कवरिंग होना काफी संभावना काफी कम हो जाती है। ऑप्शन में भी काफी एक्टिव है पुट ऑप्शंस में। और डॉक्टर एंडी फ्यूचर्स में सेल सलाह दूंगा मैं। इसमें भी काफी अच्छे डिसेंट शॉर्ट्स बने, कंसिस्टेंट शॉर्ट्स बने, ब्रेकडाउन दिया है। ऑप्शन की बात देखी जाए तो 3000 पुट ऑप्शन में सबसे अधिक मात्रा में से कॉन्सेंट्रेशन है, उसके नीचे का ट्रेड करता है तो आपको 100-150 रुपए तक का प्रेशर को देखने मिल सकता है। तो 3040 के स्टॉप लॉस है 2920 का एक इनिशियल टारगेट होगा, वो तोड़ दिया 2850 भी काफी पॉसिबल है।
ओके, तो ये 4 स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडिंग करने की राय गौरव की तरफ से। खरीदे टाइटन और साथ ही HDL का कॉल यानी कि तेजी करे, बेचे मारुति और डॉक्टर रेड्डीज। समित चौहान हमारे साथ है और समित की दोनों पिक्स खरीदारी की तरफ है, भारतीय एयरटेल और DHFL यानी कि दीवान हाउसिंग। बताएं समित। जी सनी जी, देखिए मार्केट पे व्यू पॉजिटिव है, तो दोनों स्टॉक्स हमने बाय साइड पे ही सिलेक्ट किए हुए। जो भारतीय एयरटेल है उसका चार्ट स्ट्रक्चर हम देखें तो काफी वीक्स के बाद अभी थोड़ा इनकरेजिंग लग रहा है। रिसेंट जो करेक्शन आया था वो उसका एक अच्छे खासे सपोर्ट के आसपास 340 के आसपास क्लियरली अरेस्ट हो रहा है और लास्ट 3-4 दिनों से जो प्राइस एक्शन हो रही है वो काफी इनकरेजिंग है। इनफैक्ट फ्राइडे को हमने सेकंड हाफ में इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ एक तेजी देखी थी, तो और वो एक मोमेंटम काफी पॉजिटिव हो गया है। सो हमें लग रहा है ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। 372-374 के एक टारगेट होने चाहिए भारतीय एयरटेल में और 349 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। सेकंड बाय DHFL में है। 5 दिन पहले हमने इसमें एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा था, इसके जो छोटी रेंज बन चुकी थी वहां से तब से ये स्टॉक थोड़ा कंसर्ट हो रहा है एक अच्छी खासी मूवमेंट देने के बाद, बट अराउंड 198 स्टॉक को एक काफी अच्छा सपोर्ट है। सो मेरे ख्याल से आज अगर ये थोड़ा नीचे खुलता है तो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ट्रेडिंग व्यू से हमारा टारगेट 214 का है और 195 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है। ओके, तो ये 2 स्टॉक है जहां पर आपके लिए खरीदारी के मौके हैं, लेकिन इसके अलावा भी बेहतरीन मौके हैं आपके लिए ट्रेडिंग करने के, और वो होते हैं आपके लिए स्टॉक 2020 की रिकमेंडेशंस में। तो आज कौन से हैं वो 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद, जब लौटेंगे हम पहला सौदा लेकर, क्योंकि बाजार का भरपूर एक्शन होने वाला है। आज का एक्शन सुबह 9 बजे से बेहद अहम होगा, क्योंकि करेंसी मार्केट की होगी शुरुआत और डॉक्टर रघुराम राजन के बाहर निकलने के फैसले के बाद कितना कमजोर होता है रुपया, ये जानना अहम होगा। तो रुपए पर हम राय लेकर आएंगे, साथ ही रघुराम राजन के एग्जिट का क्या असर होगा उस पर कुछ बड़ी हस्तियां हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो पूरे एक्शन के लिए तैयार हो जाइए, जुड़िए हमारे साथ पहला सौदा में एक छोटे से ब्रेक के बाद।